अभी तक थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं बता सकते हो? थर्मोकेमिस्ट्री जिसको एनर्जेटिक्स भी बोलते हैं, समझे? थर्मोकेमिस्ट्री इज आल्सो नोन एज एनर्जेटिक्स। तो इसमें सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि शुरू से अगर बात करें, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का बात नहीं करते, शुरू से एक बार रिकैप कराता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले बोला आपको कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है। थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, चलेगा। रूल्स इसके क्या है, रूल्स ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, कि ए टू बी पता है तो बी टू ए क्या होगा, है ना। उसके बाद थर्ड में हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, हीट या इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम डेल एच आर बोलते थे, राइट। तो इसमें बोला था कि कोई रिएक्शन अगर लिखा है, याद करो, अगर ऐसा लिखा है ना, प्राइस ऑफ अमोनिया, और इसके बगल में डेल्टा एच लिख दिया -500 या -50 किलो जूल, व्हाट डज इट मीन? नहीं, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? हाँ, अभी देखो, 2 मोल अमोनिया कभी भी बनता है फ्रॉम N2 और H2। 2 मोल अमोनिया अगर कभी भी बनता है फ्रॉम N2 और H2, ठीक है, कितना 1 मोल N2 और 3 मोल H2 से, तो जो हीट रिलीज होगा वो दिया हुआ है। उसके बाद इसी में फोर्थ पॉइंट आ गया था इसी का, टाइप्स, टाइप्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। तो उसमें ऐसा था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन में एक्सो एंड एंडो, याद है? क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या लिख दिया था, एक्सो एंड एंडो। एंड सेकेंड, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले एक टॉपिक और जो मुझे समझना चाहिए था फोर्थ में, वो है फैक्टर्स, फैक्टर्स जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। एंड फिर हम लोग फिर टॉपिक बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ, मतलब अगर हीट ऑफ रिएक्शन समझ गए तो उसके फैक्टर्स भी समझना जरूरी है। और फैक्टर्स जब समझ गए तो हमें ये समझना है कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है एक्सो एंड एंडोथर्मिक, याद आ रहा है? एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन में था बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, याद है? तो उसमें सबसे पहले डेल्टा एच फॉर्मेशन पढ़ा, फिर डेल्टा एच कंबशन पढ़ा, फिर डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन अभी चल रहा है। और ये डेफिनेशन 30 तक 20 या 18 तक जाएगा, 18-20 जो भी है। तो वो काम धीरे धीरे आपको करना है। एक और यहाँ पे पढ़ा के फिर अब आप पे पेज छोड़ेंगे, मतलब बॉन्ड एनर्जी एक बार पढ़ा देंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूला करा देंगे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे डेफिनेशन में तो उतना काम भी नहीं करना है। जैसे हीट ऑफ वेपराइजेशन, 1 मोल लिक्विड को वेपर में ले जाना है, हो गया खत्म, है ना। हीट ऑफ फ्यूजन, 1 मोल सॉलिड से लिक्विड ले जाना है, जो हीट लगेगा वो हीट ऑफ फ्यूजन है। हीट ऑफ सब्लिमेशन, है ना, 1 मोल सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनाना है। हीट ऑफ एटमाइजेशन, इस तरह के जितने भी डेफिनेशन है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मैं फिर बोलूं, अगर सारा डेफिनेशन इधर अच्छे से नहीं है तो थर्मोकेमिस्ट्री के सवाल नहीं बनेंगे। इवन आपने देखा अभी माइनर में, संडे वाले माइनर में ये था भी तो भी नहीं बन रहा है आप लोगों से। डेल्टा एच फॉर्मेशन ढंग से 1-1.5 घंटे पढ़ाया, उसके बाद भी उसके सवाल नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। क्लियर है? रीजन, पढ़ा अच्छे से लेकिन दिमाग में बैठा नहीं है उस अंदाज में, जिस अंदाज में समझाया गया है। ठीक है, तो मेरा कंसर्न ये है कि ये 20 के 20 डेफिनेशन अगर सुबह उठ के 1-1 घंटे आधे घंटे करके रटना पड़ रहा है तो रटिए, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस करिए। लास्ट क्लास जब ये हम पढ़ रहे थे तो उस समय एक होमवर्क दिया था, 34 पेजेस के पीडीएफ थे, जिसमें 17 पेजेस मैंने करा दिए थे और 17 मैंने बोला था पढ़ने के लिए, लिखने के लिए भी। वो जब 17 लिखोगे ना तो डेफिनेशन में 10 तक तो पहुंच ही जाओगे, क्योंकि उसमें आगे देखो ना, डेफिनेशन है, उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने देखा होगा तो, जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है तो उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस भी हैं वहाँ पे। हीट ऑफ कंबशन अगर है तो, मैंने ऐसे नहीं बोला था 17 नहीं पढ़ना है, 17 पढ़ना भी है, बाकी रेस्ट 17 लिखना भी है। ये होमवर्क था, 34 पेजेस का सारा क्वेश्चन आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए विथ अंडरस्टैंडिंग। तो पता नहीं आपने किया या नहीं किया, लेकिन ठीक है, होमवर्क मैंने दिया है। किया था उसके सारे क्वेश्चन?
सारे हो गए, हाँ इसीलिए दिया ना वो, ठीक है। तो सिलेबस सबको समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? थोड़ा सा पार्ट ये डिस्कस करके हम लोग फिर किस में आएंगे, और शुरू से हम क्या पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो इंट्रोडक्शन टर्म्स वो सब तो है ही, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, सब पढ़ा है ना सब, एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या है, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या है, कितना डिटेल में बात किया शुरू में बताओ। और उसके बाद हम लोग वर्क पढ़े, फिर हीट, फिर इंटरनल एनर्जी, फिर इंथैल्पी। इंथैल्पी पढ़ने के बाद इधर एंट्री ले लिया, आपको ध्यान होगा क्योंकि आप देख रहे हो ना थर्मोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एंथैल्पी का एक्सटेंशन। ये फॉर्मूला जिस दिन कराया था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी फॉर रिएक्टिव सिस्टम, याद है? उसी दिन से हम थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ एंट्री ले लिए। इस फॉर्मूला पे भी इस बार 4-5 क्वेश्चन था संडे वाले टेस्ट में, पता नहीं लोग गलत कर रहे हैं, डेल एन जी गलत निकाल रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं सही से। तो वो जो है ना क्लियर इंस्ट्रक्शन की लेक्चर 1 से लास्ट तक रिवाइज कीजिए, वो होता नहीं, क्योंकि अगर किसी ने सच में मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया होता तो अभी मैं बोलूं कि इसके बारे में 10 पॉइंट 20 पॉइंट लिख के दिखाओ तो दिखा सकते थे। तो क्योंकि हर बार थर्मोडायनेमिक्स जब से स्टार्ट हुआ है मैं ये बोलता हूं कि हर पैरामीटर पे 20 पॉइंट याद होने चाहिए, है ना। हीट पे जितना पॉइंट लिखाया है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, सब पे 10-10 20-20 पॉइंट याद होने चाहिए, 15-20 पॉइंट तो कम से कम, मतलब उस अंदाज में आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहिए। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इधर आया ये सब पढ़ाया, एक दो डेफिनेशन और पढ़ाने के बाद बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, और फिर हम एंट्री किस में ले लेंगे, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, जो 2 पैरामीटर बचे हैं, और फिर चैप्टर खत्म हो जाए। इसके बाद किस में आ जाएंगे, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। एक फ्लो चार्ट समझे, थर्मोडायनेमिक्स का मैप बना कि सर ने कैसे पढ़ाया। थर्मोडायनेमिक्स के 10 लेक्चर तो इधर ही हुए, अगर आप गौर से देखो तो 10 लेक्चर इधर हुए, हीट वर्क ये सब पे, फिर इस पे 4-5 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, है ना। इस पे बेसिक टर्म पे 3-4 लेक्चर हुए, इस पे एक लेक्चर, मतलब एक एक डेफिनेशन पे एक लेक्चर, और उसके बाद मार्क्स आते कितने, 50, 60, 70। मुझे सच में दुख होता है, टीचर इतना मेहनत कर रहे हैं और एक डेफिनेशन पे एक लेक्चर जाता है और तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 70, 60। जब इतना मेहनत कर ही रहा है तो थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर ले, जैसे बोल रहा हूँ। आते हो डेली, पढ़ाई भी हो रहा है, आपस में बातें भी होती ही रहती है, सब हो ही गया ना, इतना तकलीफ हो ही रहा है तो थोड़ा पढ़ भी लो। पता है तुम लोग इस बात को समझते नहीं, पीटीएम करता हूँ ना तो पेरेंट्स भी मजबूर दिखते हैं मेरे को तुम लोग के सामने। कुछ कुछ पेरेंट्स तो मतलब नीचे चले गए फिर वापस आके बोल रहे हैं, मतलब सोचो 4 फ्लोर नीचे जा गए फिर वापस आए, सर थोड़ा ध्यान दीजिए। उनके आंखों में दिखता है कि वो कितना चाहते हैं कि टीचर लगे रहे बच्चों के पीछे। सोचो ना 4 फ्लोर नीचे गए फिर वापस आए सिर्फ एक लाइन बोलने के लिए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चे। चलो कोई नहीं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्या डेफिनेशन था आपको याद है? Whenever 1 mole of strong acid, 1 equivalent of strong acid react with 1 equivalent of strong base, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है और दोनों का 1 इक्विवेलेंट है, 1 इक्विवेलेंट कहने का मतलब है सॉल्ट प्लस वाटर, इससे 1 मोल H प्लस आया है, 1 इक्विवेलेंट एसिड लोगे तो 1 मोल H प्लस आएगा, 1 इक्विवेलेंट बेस लोगे तो 1 मोल OH माइनस आ जाएगा, और ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बना देगा बेसिकली। तो व्हेनेवर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करेगा, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, and that is how much 57.1 kilo joule per equivalent, right? और माइनस किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अब लास्ट क्लास जाते हुए ये बात तो बताया, लेकिन उसमें ये बताया कि अगर एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, अगेन यहाँ सॉल्ट प्लस वाटर है, राइट, लेकिन दोनों 1 इक्विवेलेंट ही है। बात समझना यहाँ पे होता क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो तुरंत OH माइनस 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल OH माइनस आने में टाइम नहीं लगेगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा।
लेकिन वीक वाला कंपोनेंट तुरंत 1 मोल नहीं देगा ना, यहां से यहां लाने में इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ आयोनाइजेशन। बात समझे? इसको एक्स बोल सकते हो। अगर कोई भी एक वीक है ना, यहाँ पे आयोनाइज करने के लिए कुछ देना पड़ा क्या, यहाँ पे आयोनाइजेशन क्या है, 0। अगर दोनों में से कोई एक वीक है, हाँ थोड़ा सा हीट दिया तो ये भी 1 मोल क्या आ चुका है। अगर वीक एसिड है बच्चे तो वो तुरंत 1 मोल H प्लस नहीं देगा। वीक एसिड कहाँ 100%, अभी बढ़ रहा ना एक इक्विलिब्रियम, क्या वीक एसिड 100% डिसोसिएट होता है, इक्विलिब्रियम पे आता है ना। वीक एसिड हार्डली देखते हो अल्फा उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 1-2% होता है, 5% होता है, टूटता ही नहीं। अगर 100 लिया तो पता चला 95 यहीं पड़ा हुआ है, 5 बस आयोनाइज हुआ। तो जब तक ये 1 मोल H प्लस नहीं देगा रिएक्शन होगा ही नहीं ना, क्योंकि 1 मोल OH माइनस तो तैयार बैठा है। और मजेदार बात यह है कि 1 मोल OH माइनस अगर तैयार बैठा है तो वो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके ही जाएगा। ऑर्डाइन इफेक्ट थोड़ा बहुत समझते हो? मुझे बताओ यहाँ पे कैसा इक्विलिब्रियम है, वीक एसिड का कैसा इक्विलिब्रियम, मान लो HCN है, H प्लस एन साइनाइड, ऐसा इक्विलिब्रियम होगा। अब बताओ इस इक्विलिब्रियम का जो H प्लस 2-4 निकला उसको OH माइनस ने ट्रैप करके वाटर बना दिया, तो ये H प्लस गायब हो रहा है ना इस रिएक्शन से, तो ये रिएक्शन किधर जाएगा, LCP लगाओ, लीस्ट टू प्रिंसिपल। अगर ये H प्लस खत्म हो रहा है तो ये रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। बोलो सो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस से OH माइनस तो तुरंत 1 मोल आ जाता है, लेकिन 1 मोल वीक एसिड से H प्लस 1 मोल नहीं आता, 1 इक्विवेलेंट वीक एसिड से, 1 इक्विवेलेंट वीक एसिड से 2-4 H प्लस आए और इसको पूरा तोड़ना ही है, और ये टूटेगा भी। क्यों टूटेगा, क्योंकि OH माइनस तैयार बैठा है, तुम कुछ नहीं करोगे तो भी रिएक्शन चलता रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि इसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा एनर्जी क्या हो चुका है, एब्जॉर्ब हुआ है। अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक यहाँ पे सर्कल बनने वाला बात है ना। अगर डायरेक्ट फुल फ्लेज्ड 1 मोल H प्लस दोगे, 1 मोल OH माइनस दोगे, एकदम परोस के 1 मोल H प्लस दे दिया, परोस के 1 मोल, तो उतना एनर्जी रिलीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कुछ एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हुआ है ना, तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगा ना वो कम होगा, हो सकता है यहाँ होगा -12 किलो कैलोरी। क्यों, क्योंकि यहाँ भी होना चाहिए था उतना ही, यहाँ पे कितना होना चाहिए था 13.7, लेकिन थोड़ा कम हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ थोड़ा एब्जॉर्ब हुआ ना। कोई इस तरह से पूछ दे कि अगर ऐसा है तो हीट डेल्टा H आयोनाइजेशन क्या है, तो पता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना एब्जॉर्ब हो गया, होना चाहिए था 13.6 रिलीज, हुआ कितना 12, तो एक्चुअल में हीट ऑफ आयोनाइजेशन कितना है, इतना एनर्जी वीक एसिड ने कंज्यूम कर लिया टू गेट 100% आयोनाइज्ड। गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल भी टैब टेस्ट में आ सकता है नेक्स्ट डे में, कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स किया और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 12 किलो कैलोरी है, तो वीक एसिड का हीट ऑफ आयोनाइजेशन कितना रहा होगा। अब देखो जो 20 डिफिनेशन है उसमें हीट ऑफ आयोनाइजेशन कहीं पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, अभी तो तीन पढ़ा ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन। आगे धीरे धीरे चलोगे तो क्या पढ़ोगे, हीट ऑफ आयोनाइजेशन, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट को 100% तोड़ना, आयंस में जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ आयोनाइजेशन। एक आइडिया धीरे धीरे लग रहा है बच्चे कि कौन से हीट ऑफ रिएक्शन को क्या डिफिनेशन देंगे, ऐसा भी नहीं कि आइडिया नहीं लग रहा है। अगर कोई बोल रहा है हीट ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो सकता है, तो तुम खुद बोलोगे 1 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट को 100% ब्रेक करना आयंस में, तो यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा या रिलीज होगा, रिक्वायर्ड होगा, तोड़ने वाली बात है ना। तो हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड हीट ऑफ आयोनाइजेशन। हीट ऑफ कंबशन कैसे रटा तुमने, कि 1 मोल फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करो O2 में, प्रोडक्ट मस्ट बी CO2 और वाटर और बोथ, उस केस में हीट रिलीज होगा या रिक्वायर्ड होगा। तो देखो डेफिनेशन नहीं लगता है कि एक धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सर हर बार रिएक्शन बदल रहे हैं, या तो रिएक्टेंट का 1 मोल है या प्रोडक्ट का 1 मोल है, यही तो होता है, उसी को तो डिकोड करना है हमें। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर स्ट्रॉन्ग दोनों रहे तो क्या इसको तोड़ने के लिए कोई मेहनत करना पड़ा,
इसको तोड़ने के लिए कोई मेहनत करना पड़ा, इसीलिए कितना एनर्जी रिलीज हो गया। और मजेदार बात ये बच्ची, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो ये फिक्स होगा। मतलब ये HCl और NaOH है तो भी वही होगा, ये HI और NaOH है तो भी वही होगा, ये H2SO4 ये KOH तो भी वही होगा। हर केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13 पॉइंट, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है और दोनों में से कोई एक वीक है या दोनों ही वीक है तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 13.7 से कम। कम। बाकी जो कम हुआ वो अमाउंट जो मैग्नीट्यूड है वो कौन सा पार्ट है? वही वीक कंपोनेंट का आयोनाइजेशन। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज कराया, इतना एनर्जी रिलीज हुआ है ना, तो बताइए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, हीट ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? तो बस करना क्या है, मैग्नीट्यूड को डिफर करने ना, और ध्यान रखना आयोनाइजेशन पॉजिटिव होगा। अगर गलती से यहाँ नेगेटिव लिख के आ रहा है मतलब नॉनसेंस, कुछ नहीं आता समझ में, एंडोथर्मिक को एक्सोथर्मिक बोल रहे हो। और अभी के समय में मतलब 11th में अगर एक्सो एंडो नहीं डिसाइड हो पा रहा है कौन सा रिएक्शन, मतलब इतना तो कॉमन सेंस है, कौन सा काम करें एफर्ट लगेगा, कौन से काम करने में एफर्ट नहीं लगेगा, पता होना चाहिए ना। पढ़ाई में एफर्ट लगती है, मोबाइल देखने में कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली दिमाग उधर जाता है। हाँ, कभी मम्मी पापा बोलते हैं लो मोबाइल 2 घंटे देखो? कभी नहीं बोलते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक करोगे तुम। मोबाइल नहीं देखने पे डांट पड़ती है? कभी नहीं, क्योंकि उनको पता है वो करोगे। रोक टोक कहाँ होती है? बोलो, जो काम तुम नहीं करते, लिखो जल्दी लिखो। इसमें थर्ड केस क्या कर लेते हैं, एक नहीं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, वीक बेस लेते हैं, चलेगा? और यहाँ पे क्या है, सॉल्ट प्लस। अच्छा यहाँ देखो, एक सर्कल बना के बताता हूँ। इस केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मान लो -11 किलो कैलोरी। एक वीक लिया, एक स्ट्रॉन्ग लिया, गुड टू गो। बोलो, देखो इससे 1 इक्विवेलेंट लिया है दोनों, ठीक है? जब भी आप 1 इक्विवेलेंट लोगे आप तुरंत बोल देना 1 इक्विवेलेंट से 1 मोल H प्लस आएगा। और इसमें कोई हीट लगा क्या? डेल्टा H इसका क्या है? 0। इसमें 1 मोल OH माइनस आ जाएगा क्या तुरंत? क्या करना पड़ेगा इसकी? आयोनाइजेशन, जो प्लस X मान लेते हैं। अब देखो, अगर मैं ये प्रोसेस करा ही दिया तो हमें 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस एकदम फ्री में मिल चुका है। बात समझ रहे हो? क्लियर है? इसको ऐसे नहीं लिखते, डायरेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ कि बन गया वाटर। देखो एक हेस लॉ कैसे लगाएंगे, ध्यान देना। हेस लॉ कैसे लगाएंगे, अगर आपको सच में फ्री में H प्लस OH माइनस मिल गया 1 मोल, तब तो एनर्जी कितना रिलीज होगा? -13 अगर आपको एक्चुअल एग्जैक्टली 1 मोल H प्लस और OH माइनस कोई दे रहा है तब तो फिक्स है एनर्जी कितना रिलीज होगा। तो डायरेक्ट प्रोसेस में कितना रिलीज हुआ, इनडायरेक्ट में कितना रिलीज हुआ? तो हेस लॉ से देखो, इनडायरेक्ट में दिस प्लस दिस प्लस दिस, x प्लस -13.7, ये तो 0 है ना बच्चे? दिस मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? देखा, डायरेक्ट स्टेट में जो हीट चेंज है वो इनडायरेक्ट के बराबर होना चाहिए। इससे तुम्हें समझ में थोड़ा हो सकता है कि और ज्यादा आ जाए। कितना आ गया? 2.7। ऐसे आपको तो बोला था डायरेक्ट निकाल लो, यहाँ पे देखो, अगर आपको डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल रेट इतना दिया हुआ, बोलता है एनएसएन कितना है, तो 13.7 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और एक दूसरा है कि डायरेक्ट इतना दिया है। अच्छा, यही कंसेप्ट लगा के बताओ, इतना नहीं सॉल्व करते, डायरेक्ट कितना आ जाता है हीट ऑफ आयोनाइजेशन? क्योंकि 11.11 रिलीज हुआ है, होना चाहिए 13.7, तो 2.7 कहाँ गया? तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हेस लॉ से भी लिख सकते थे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, आपको 2-3 अप्रोच देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिससे आप कनेक्ट कर लो। ये इजी लग रहा है या ये इजी लग रहा है, हेस लॉ वाला, तुम डिसाइड कर लो, लेकिन गलती मत करना एग्जाम में, चलेगा? अच्छा, इसमें अगर मान लो दोनों ही वीक ले लें, नेक्स्ट केस, वीक एसिड वीक बेस, 1 इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है?
हीट देना पड़ेगा। दोनों को देना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, इस केस में हो सकता है कि जो हीट रिलीज है बच्चे वो -9 किलो कैलोरी एक्सपेरिमेंटल, दोनों वीक लिया तो उतना ही रिलीज हुआ। लेकिन बताओ इससे अगर मान लो x देंगे तब जाके 1 मोल H प्लस मिलेगा। दिस इज द हीट ऑफ आयोनाइजेशन, नहीं? और यहाँ पे y देंगे डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस, यहाँ क्या बोलेंगे वीक एसिड, तब जाके 1 मोल OH माइनस मिलेगा। और इस केस में अगर वाटर बना तो कितना रिलीज होगा 13.7 ना, 13.7। तो कम से कम ये तो बता दो कि एसिड और बेस को आयनाइज करने में कितना कंज्यूम हुआ है, दोनों को आयनाइज करने में कितना कंज्यूम हुआ है। तो हेस लॉ के हिसाब से x प्लस वाई माइनस 13.7 इक्वल टू -9। एसिड और बेस के लिए कितना कंज्यूम हो गया 6.7 आएगा। 13.7 माइनस 9 4.7 किलो कैलोरी दोनों में लग गया। मतलब दोनों में से कोई एक वीक हो तो, दोनों ही वीक हो तो और कम होगा, दोनों ही वीक हो तो और कम होगा। इंडिविजुअल के लिए कोई और डेटा दिया होना चाहिए बच्चे, इससे नहीं बनेगा, इससे दोनों का कंबाइंड ही मिलेगा। अगर सिर्फ वीक का बोला जाए तो अलग से एक डेटा दिया होना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ इस डेटा से दोनों का कंबाइंड मिल जाएगा। गुड टू गो। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे 5-10 न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे तब वो लेवल आएगा आपका, मतलब कैलकुलेशन प्रॉपर, थ्योरेटिकल नहीं, न्यूमेरिकल वाला टाइप प्रॉब्लम। ये तो थ्योरेटिकल जैसा चल रहा है कि ठीक है कोई एक वीक है तो कम होगा रिलीज, लेकिन प्रॉपर किस क्वांटिटी में कितना रिलीज होगा पता होना चाहिए ना। बोलो, एक और लास्ट केस किया था बच्चे, लास्ट क्लास जाते हुए सिखाया था कि एक HF वाला केस था जिसमें कम नहीं और ज्यादा रिलीज हो जाता है। वीक एसिड है ये और NaOH से रिएक्शन कराया तो NaF और HCl बन गया, और सॉरी वाटर बन गया, और इसमें कितना था शायद 16 पॉइंट समथिंग, कल डेटा लिखवाया था HF के केस में। ये एक्सेप्शनल केस है, नहीं जाते जाते शायद ये लिखवा दिया था, बोल नहीं रहे हो। डेटा नहीं लिखवाया था क्या, उस पीडीएफ में लिखा हुआ है, एक बार देखो, अगर वो पीडीएफ कंप्लीट किया न्यूट्रलाइजेशन तक तो वहां पे लिखा हुआ है, नहीं किया कंप्लीट। 16 पॉइंट समथिंग है वो पीडीएफ, किसी ने प्रिंट निकाला है क्या, है क्या अभी राइट ना? 16 पॉइंट समथिंग है शायद। मतलब देखो अभी क्या बोला, कोई एक वीक है या दोनों ही वीक है तो कम रिलीज होगा, बोला ना, कोई एक वीक है या दोनों ही वीक है तो कितना रिलीज होगा, कम होगा ना। लेकिन HF का केस जो यहाँ पे है, जो डेटा में बोला यहाँ अवेलेबल भी है, इसके सब क्वेश्चन करना बच्चे ना, थोड़ा एन फैक्टर को लेके भी बताया गया है चीजें, ठीक है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हाँ एक्सेप्शनल -16.4 है, तो इसको रटना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि अभी दिख रहा था कोई एक वीक है तो कम होना चाहिए, ये और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्लियर है। तो इसमें शायद ऐसा लिखते हैं कि HF वीक एसिड तो है ना, बट होता क्या है, ये लिखवाया है क्या, हाँ F माइनस के हाइड्रेशन से भी थोड़ा एनर्जी रिलीज होती है। देखो ओवरऑल प्रोसेस क्या है समझना, इस केस में हो क्या रहा है, HF को ब्रेक करने में तो एनर्जी लगेगा नहीं, ये अगर 1 इक्विवेलेंट है, ये भी 1 इक्विवेलेंट है, इसको तोड़ने में X तो लगेगा राइट, और ये टूट के दोनों बनेगा 1 मोल, और ये भी 1 मोल, और इसको तोड़ने में कोई बना ही नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, Na प्लस का हाइड्रेशन उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन F माइनस बहुत छोटा साइज का है, तो ये दोनों तो रिएक्ट करके क्या बना देगा बच्चे, वाटर, रिएक्शन हो। लेकिन ये ना थोड़ा सा हाइड्रेट होता है, डेल्टा H हाइड्रेशन बोलते हैं इसको, समझ गए। यहाँ ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे कितना लगा डेल H आयोनाइजेशन, पॉजिटिव है ये। F माइनस जो बना उसकी हाइड्रेशन से थोड़ी और एनर्जी रिलीज होती है, देखो सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं, थोड़ा और अलग से रिलीज भी है, इसीलिए नेट एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, ठीक है। ये यहां से लिख लेना, मैं डिक्टेट कर देता हूं
when one equivalent of HF is completely neutralized by strong base, ऐसा लिखा है लास्ट लेक्चर में, है ना, then the evolved heat is more than 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट. रीजन क्या लिखा है? हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ F माइनस इज वेरी हाई, है ना. एक्सेप्शनल केसेस जैसा है उसको लिख के रख लीजिए. लेकिन ये रहा तब, बाकी कभी भी वीक दिखे ना तो आप मोस्टली कम बोलना, 13.7 से कम, ज्यादा मत बोलना, 13.7 से. और इसके पीछे लॉजिक क्या दोगे? कोई पूछ दिया कि अच्छा ऐसा क्यों हो गया, ज्यादा क्यों हो गया, तो बोलना कि F माइनस हाइड्रेट हो जाता है तो थोड़ी एनर्जी और रिलीज होती है. एक तो इन दोनों के रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हुई, H प्लस और H माइनस रिएक्ट किया तो एनर्जी रिलीज हुई, और F माइनस थोड़ा बहुत हाइड्रेट हो गया तो उससे भी एनर्जी रिलीज हो गई. ध्यान रहेगा आप लोगों को, ठीक है. अब मान लो तुमसे एक बेसिक क्वेश्चन करता हूं, देखता हूं तुम कर पा रहे हो नहीं. न्यूमेरिकल छोटा सा, कैलकुलेट डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इफ 100 ml of 0.1 molar HCl reacted with 100 ml of 0.1 molar NaOH. एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया कि 100 ml 0.1 मोलर HCl जो है रिएक्ट कर गया है 100 ml ऑफ, मतलब एक एसिड और एक बेस लिया है और रिएक्ट करके जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसके बारे में बात करना है, ठीक है. कैसे बन सकता है सवाल, एनीवन? देखो पहले तो ये समझना होगा कि HCl और NaOH को रिएक्ट कराओगे तो NaCl और वाटर बनेगा. अगर ये वन इक्विवेलेंट होता और ये वन इक्विवेलेंट होता तब तो एनर्जी कितना रिलीज होगा हमें पता है, दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. इसका कितना मिलीमोल है तो 10. कैसे पता चला? 10 मिलीमोल है. मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी इन ml and volume, volume in ml and molarity will give millimoles. बेस का, एसिड का कितना मिलीमोल है? पक्का? आपको पता है ना कि मोलारिटी कितना होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. ध्यान रखना ये नंबर ऑफ मोल कब होगा? जब वॉल्यूम केस में होगा लीटर में, इन लीटर. मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर करोगे ना तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा. लेकिन यही अगर तुम मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अगर ये ml में लेते हो तो ये नंबर ऑफ क्या मिलेगा? मिलीमोल्स. ये रखना पड़ेगा आपको. और रखना क्या है, कॉमन यूनिट्स वाली बातें हैं जी, लोगों को पता होगा. अच्छा बताओ बेस का भी कितना ml है? 100 ml है तो बेस का भी मिलीमोल कितना होगा? 10. ये 0 0. अच्छा बताओ 10 मिलीमोल HCl से H प्लस कितना आएगा? 10 ही आएगा. अरे 1 मोल HCl के पास 1 मोल H प्लस है, 2 मोल HCl के पास 2 मोल H प्लस है. मोल कंसेप्ट भूल गया तुरंत. 10 millimole HCl will give 10 millimole of H plus and 10 millimole of Cl minus. तो ये H plus कितना आया? 10. OH minus भी कितना आएगा? बोलो. ये भी 10 आया. ये दोनों 0 0 हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा. तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से 10 मिलीमोल क्या बन रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से 10 मिलीमोल वाटर बन रहा है. 10 मिलीमोल वाटर मतलब कितना मोल? 10 मिलीमोल वाटर मतलब 10 raised to minus 2 मोल ऑफ वाटर. अब आपको ये पता है ना, फिक्स है डेटा कि 1 मोल वाटर बनेगा तो 13.7 रिलीज हो. वही तो बताया था उधर. 1 मोल वाटर बनेगा ना फ्रॉम 1 मोल H प्लस एंड 1 मोल OH माइनस दैट कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो एनर्जी कितना फिक्स है? 13.7. यहाँ बना है 10 raised to minus 2 मोल. हाँ 13.7 किलो कैलोरी या फिर 57.1 किलो जूल. यहाँ बना है 1 मोल नहीं बना है, 10 raised to minus. तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली आप यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन क्या बोल दोगे? minus 13.7 किलो कैलोरी into 10 raised to यूनिटरी मेथड. तो
अगर 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो 137 कैलोरीज हो जाएगी, या किलो कैलोरी है ना, तो 10⁻³ कर देंगे, किलो कैलोरी को 10⁻³ कैलोरी बोल देंगे, तो 10⁻³ इंटू 10⁻², 10 बचेगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना एनर्जी रिलीज होगी इस केस में? नहीं लग रहा? एकदम बेसिक आइडिया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ना बच्चे, जितना ज्यादा H प्लस, जितना ज्यादा OH माइनस, उतना ही वाटर एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही वाटर बनेगी। जितना कम H प्लस, कितना कम OH माइनस, उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। तो ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर एसिड बेस को मिक्स करें तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। क्या हमेशा हम 13.7 लिख के आ जाएंगे क्या? हमें देखना पड़ेगा कि एसिड से H प्लस कितना आया है, बेस से OH माइनस कितना आया है। तुम बताओ 1 लीटर पेट्रोल से गाड़ी कितनी चलेगी, ये बोल दिया, अब बोल रहा है कि 10 लीटर पेट्रोल से कितनी चलेगी, सेम वही आंसर लिख के आएंगे क्या हमेशा? नहीं ना। तो अमाउंट ऑफ फ्यूल डिसाइड द डिस्टेंस कवर्ड, उसी तरह से अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, क्योंकि तुम्हें एक मेथड दे दिया है कि 1 मोल अगर पानी बना है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो एनर्जी जो है फिक्स है। अब मान लो पानी हाफ मोल बना है तो इसका हाफ हो जाएगा रिलीज। 0.1 मोल वाटर बना है तो दिस इंटू 0.1 मोल। अरे यस नो? तो समझना, हर बार आप स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस देख के आप -13.7 लिख के मत आना। यहाँ तो दिख रहा है ना कि हाँ सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम लिख देते हैं -13.7, लेकिन नहीं लिख सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से 1 मोल H प्लस नहीं आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से 1 मोल OH माइनस नहीं आया है। मेरी बात आ रही न्यूमेरिकल समझ में? बोलो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, चलो इसी में सेम तरह का क्वेश्चन देता हूं, देखना ये खुद करना। कैलकुलेट डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इफ 100 ml ऑफ, लिख लो, या 2 लीटर ऑफ 0.05 molar H2SO4 reacted with 4 liter of 0.1 molar NaOH। देखिए कर पा रहे हो नहीं आप लोग? दोनों अभी भी स्ट्रॉन्ग ही दिए, ट्राई करो। पता नहीं, अभी तो मैंने क्वेश्चन दिया है ना, ऐसे ही क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा। अच्छी बात है यहाँ मोल मिल जाएगा डायरेक्टली। मोल क्यों मिल जाएगा डायरेक्टली? लीटर्स में है, कितना हो गया 0.1 मोल, राइट? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा? 0.2 मोल। इतना मोल कंसेप्ट आना चाहिए। 1 mole H2SO4 will have 2 mole of H plus, so 0.1 mole H2SO4 will have 0.2 mole of, अच्छा, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? 4 into 0.1, 0.4। तो OH माइनस कितना मिल जाएगा इससे? 0.4 ही मिलेगा। तो अब डायरेक्ट लिखो H प्लस एंड OH माइनस गिव्स क्या? वाटर। ये है 0.2, ये है 0.4, ये है 0, ये 0, ये 0.2 बच जाएगा, ये 0.2 ही बनेगा। तो जितना वाटर बना उसके हिसाब से हीट बोल देना। अगर 1 मोल वाटर बना होता, यूनिटी मेथड लगाओ बच्चे, 0.2 H प्लस 0.2 OH माइनस से रिएक्ट कर जाएगा। ये एक्सेस रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। कितना पानी बना वो देखो, तो पानी कितना बना है? 0.2 मोल। तो डायरेक्ट मैं यहाँ हीट लिख सकता हूँ, कितना पता है? 0.2 इंटू -13.7 किलो, और यहाँ मोल ही है, मिली मोल नहीं है, ठीक है? तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं। कितना हो जाएगा? क्या? नेगेटिव में -2 किलो कैलोरी हो गया आंसर। क्या समझ गए? तो अब न्यूमेरिकल आपके हवाले, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का न्यूमेरिकल्स थोड़ा करिए। कभी भी ऐसा आएगा तो रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट H प्लस लिखो, H माइनस लिखो। इसमें कोई एक वीक हो गया तो वहां एक आयोनाइजेशन वाला फैक्टर आता है, उसका ध्यान रखना है। जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने H प्लस निकाला, OH माइनस निकाला। क्या तुम लोग क्या कर रहे थे?
किया वैसे ही फिर बाद में बैलेंस हमें अल्टीमेटली दिख रहा है वाटर ही बनना है, हाँ तो हम इस स्टेप में जाएंगे ना। ठीक है, आगे बढ़े, लिखिए नेक्स्ट बॉन्ड एनर्जी। एक पेज छोड़ दो, फिर लिखो बॉन्ड एनर्जी। बातें नहीं। लिखिए बॉन्ड एनर्जी, कभी कभी इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कभी कभी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, ये सब टर्म यूज होता है। कब किसका क्या मतलब है अभी समझते हैं। बॉन्ड एनर्जी का जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो क्या है, एनसीईआरटी है किसी के पास? अगर पढ़ के बताओ मेरे को, अगर किसी के पास है तो। नहीं, एनसीईआरटी ही नहीं है। नहीं सर, वो लेने गई। लिख लो, मैं लिखा देता हूँ। The amount of heat required, the amount of heat required to dissociate 1 mole of gaseous bond to produce 1 mole of gaseous atoms. Amount of energy या heat required to dissociate 1 mole of gaseous bond into फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ गैसियस बॉन्ड टू प्रोड्यूस गैसियस एटम्स, ये लिखना, टू प्रोड्यूस, इनटू मत लिखो, टू प्रोड्यूस गैसियस एटम्स, टू प्रोड्यूस गैसियस एटम्स। क्या मतलब हो रहा है इसका बताओ। ऐसे मॉलिक्यूल लो जिसमें सिर्फ 1 मोल बॉन्ड है, मेरी बात आ रही समझ में। ऐसा मॉलिक्यूल क्या है, फिर से, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डिसोसिएट 1 मोल गैसियस बॉन्ड इनटू सेपरेट गैसियस एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन। तोड़ने की बात हो रही है ना, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मेरी बात आ रही समझ में। मतलब आपको यहाँ पे ऐसे ही मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे जिसमें 1 मोल बॉन्ड हो। देखो जैसे H2 गैस है तो 2H गैस बन गया, H2 गैस में HH बॉन्ड है, और अगर ये 1 मोल है तो बताओ यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 मोल बॉन्ड है। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिया आपने, 1 मोल मॉलिक्यूल लेना है वो भी गैसियस स्टेट में, और 1 मोल मॉलिक्यूल में बॉन्ड कितने होने चाहिए, 1 मोल। बॉन्ड भी कितने होने चाहिए, 1 मोल ही। मतलब सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको, मल्टीपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल नहीं लेने पड़ेंगे, है ना। और इस केस में जो हीट रिलीज होगी, सॉरी रिक्वायर्ड होगी, वही क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। मेरी बात आ रही समझ में, बोलिए। 1 मोल गैसियस बॉन्ड को तोड़ना है किस में, गैसियस एटम में, आयन में नहीं। जैसे एक चीज और बता दो, मान लो 1 मोल HCl गैस ले लिया और बना देते हैं H+ और Cl-, तो इस केस में जो हीट रिलीज होगी दैट इज नॉट इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी। व्हाई नॉट? देखो 1 मोल बॉन्ड तो है मेरे पास, 1 मोल अगर HCl लिया तो बॉन्ड कितना है, 1 मोल। 1 मोल HCl लिया तो बॉन्ड कितना है, 1 मोल। लेकिन हम बना क्या रहे हैं, हमें 1 मोल गैसियस बॉन्ड से गैसियस एटम्स बनाने। 1 मोल एटम बनाने की जरूरत नहीं है, एटम बनाओ लेकिन गैसियस स्टेट में, आयन मत बनाओ। इस केस में भी जो एनर्जी रिलीज होगी कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर, बट दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयंस में तोड़ा ना मैंने, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ आयोनाइजेशन, दैट इज नॉट बॉन्ड एनर्जी हमेशा। इसका थर्ड एग्जांपल, जैसे अगर मान लो HCl लिया गैसियस फॉर्म में 1 मोल,
और तुमने H गैस और Cl गैस बनाया, तब यहाँ क्या बोलेंगे? तब डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट? HCl बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट? HCl बॉन्ड। मेरी बात आ रही समझ में? Cl2 ले लिया मान लो गैसियस फॉर्म में, 2 Cl गैस बना रहे हो, तब इस केस में जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी? हीट ऑफ रिएक्शन। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड। लिखना शुरू करिए जल्दी से। ओके कोई नहीं बातें नहीं। ये पार्ट तो समझ गए ना? अगर O2 मॉलिक्यूल से O2 बन रहा है तो जो हम डेटा बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? O डबल बॉन्ड O का बोलेंगे। N2 मॉलिक्यूल से N वेपर बन रहा है, सॉरी N गैसियस एटम बन रहा है, और जो वैल्यू है क्या वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड का है? नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि H2O वेपर से 2 HO और O बन रहा है, 2 H गैसियस एटम और O एटम बन रहा है। अब बताओ ये जो डेटा है वो क्या बोलेंगे? कौन से बॉन्ड का डेटा बोलेंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड होता है पानी में, वाटर में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है ना? अगर मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया OH बॉन्ड तो ये गलत है। क्यों? सिर्फ एक OH बॉन्ड का डेटा नहीं है ना, ये सिर्फ एक OH बॉन्ड का डेटा है क्या? बताओ, इज इट डेटा ऑफ सिंगल OH बॉन्ड? हमें ये लिखना पड़ेगा 2 OH बॉन्ड का वो डेटा है। बोलो, वो डेटा क्या सिंगल OH बॉन्ड का है या 2 OH बॉन्ड का है? जल्दी बताओ। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा पता है? 2, तब सही हो जाएगा। 2 OH बॉन्ड का डेटा है वो। अरे यस नो बोलो, थोड़ा थोड़ा समझना। हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2 OH बॉन्ड। अच्छा यहाँ बताओ, अमोनिया गैस है, ठीक है, और मैं बना रहा हूं 3H गैस और N गैस। अब बताओ यहां अगर बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है मान लो 700, तो क्या एक NH बॉन्ड का ही डेटा है? 3 NH बॉन्ड का डेटा है। कितने का? यहाँ पे हमें टोटल भी लगाना चाहिए, 3 NH बॉन्ड। यहाँ पे भी हमें क्या लगाना चाहिए? टोटल नहीं, और यहाँ क्या बोलना चाहिए? 2 OH बॉन्ड। वाई सो? क्योंकि वाटर में कितना बॉन्ड होता है? HH बॉन्ड कितना होता है पानी में? HO। अमोनिया में NH बॉन्ड कितना होता है? तो ये टोटल वैल्यू है। समझ गए बात को? बोलो, ये टोटल वैल्यू है। अब होता क्या है कि बॉन्ड एनर्जी इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक क्या बोल सकते हैं? अब समझना, एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं। अभी तक, इससे पहले तक O2, N2, Cl2 ये सब दे रहे थे जो डायटोमिक थे, उसके आपस में सिंगल या डबल या ट्रिपल था, यही था ना? लेकिन अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब है? पहले तो ये समझ लो कि अगर ऐसा लिखा है तो आप ये नहीं बोलोगे सिर्फ एक OH बॉन्ड का वैल्यू है। आप क्या बोलोगे? कितने OH बॉन्ड का वैल्यू है? 2। अगर ऐसे लिख दिया है टोटल, तो वो 700 क्या सिर्फ एक NH बॉन्ड का है? नहीं, 3 का है। मेरी बात आ रही समझ में? बोलिए, पक्का? अब देखिए पॉली एटॉमिक के केस में समझेंगे, इसको हटाएं। फॉर पॉली एटॉमिक हमें समझना पड़ेगा पॉली एटॉमिक के लिए क्या बोल सकते हैं। क्या ऐसा जरूरी है कि मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा? अरे बहुत सारे बॉन्ड्स हो सकते हैं। आपको याद होगा बेंजीन में हमने काउंट किया था, है ना, 12 सिग्मा और 3 पाई था। याद करो, बहुत सारे सिग्मा थे। दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना? तो नाउ व्हाट टू डू फॉर पॉली एटॉमिक? पॉली एटॉमिक के केस में क्या करेंगे हम? ठीक है, बात करें, इसको हटा दें। देखिए एनसीईआरटी में एक डेटा है मीथेन को लेके, समझना। अगर मैंने मीथेन लिया गैसियस एटम, सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ा, CH3 गैस और एक H एटम। मीथेन में आपको पता है 4 CH बॉन्ड है, अभी सिर्फ एक तोड़ा है,
फिर हम क्या करेंगे, CH3 गैस से बना देंगे CH2 गैस प्लस एक गैस। तो अब हमने दूसरा बॉन्ड भी, अभी भी कितना बॉन्ड तोड़ा है इसमें, एक CH बॉन्ड तोड़ा है। CH2 गैस से हम बना देंगे CH गैस प्लस H गैस, अभी भी कितना बॉन्ड तोड़ा है। फिर हम CH गैस से बना देंगे C गैस H गैस, अभी भी कितना तोड़ा है, एक तोड़ा। पॉलीएटॉमिक के केस में क्या किया जाता है समझना, पॉलीएटॉमिक के केस में हर बॉन्ड को बारी बारी से तोड़ी जाती है एक एक करके, और रिसर्च इस लेवल पे हुआ है कि फर्स्ट बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगी है वो +427 है, सेकेंड में तोड़ने में जो एनर्जी लगी है 439। हर बार तो CH बॉन्ड ही तोड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। 452 एंड लास्ट वाले बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगा है वो 347। तुम बताओ ये सारा डाटा एक एक CH बॉन्ड का है या सबका है? अभी जैसा लिखा है उसमें दिख रहा है ना इक्वेशन में कि एक ही बॉन्ड टूटा है। अच्छा, अगर इन सबको क्लब करें, बातें नहीं, इन सबको क्लब करें तो कॉमन कैंसिल होगा, है ना। इधर बचेगा CH4 गैस, इधर बचेगा C गैस और 4H एटम। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब अब बताओ ये इक्वेशन क्या बता रहा है, क्या इस इक्वेशन में एक CH बॉन्ड तोड़ा है या चारों तोड़ दिया? चारों तोड़ दिया। तो यहाँ डेल H जो टोटल होगा वो डेफिनेटली इन सबका समेशन होगा, बताया या नहीं, बोलो, आ रहा है समझ में। डेल H4 ये सबका समेशन निकाल के आता है 1665 किलो जूल। मेरे बात समझना, अभी जो डेटा लिखा है वो हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ 4 CH बॉन्ड। क्या ये डेटा एक CH बॉन्ड का है या 4 का है? 4 का है। तो होता क्या है पॉलीएटॉमिक में, सब बॉन्ड को बारी बारी से तोड़ो, टोटल निकाल लो, फिर एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, एक CH बॉन्ड का अगर आप चाहिए आपको तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, 1665 बाय 4। समझ में है। और ये डेटा दिया हुआ है 416 किलो जूल। मतलब पर CH बॉन्ड व्हाट इज द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मेरी बात आ रही समझ में। पॉलीएटॉमिक के केस में क्या करेंगे, बारी बारी से सब बॉन्ड तोड़ के एक्सपेरिमेंट अलग से होता है, फिर सारे बॉन्ड तोड़ने के बाद जो एनर्जी लगा वो निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे, पर CH बॉन्ड वैल्यू निकाल लेंगे। और ये डेटा एनसीईआरटी से लिया गया है ना, इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है यहाँ पे कि बॉन्ड एनर्जी दो तरह के होते हैं, एक मीन बॉन्ड एनर्जी भी होता है, एवरेज। पॉलीएटॉमिक के केस में बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब है, जितना भी बॉन्ड है ना सबको तोड़ा, टोटल एनर्जी निकाला, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड करके पर बॉन्ड निकाली। हर बार हमें 1 मोल बॉन्ड का ही वैल्यू चाहिए, हमें टोटल का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पर बॉन्ड चाहिए। तो अगर पॉलीएटॉमिक में 10 बॉन्ड है तो कैसे डिसाइड होगा, फिर सबको बारी बारी से तोड़ के पूरा जो वैल्यू आया उसको नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड कर दो। अरे आ रहा है समझ में। और क्वेश्चन में कभी भी दिया रहेगा तो ध्यान रखना टोटल मॉलिक्यूल का वैल्यू नहीं दिया रहता है, आपको सिर्फ पर बॉन्ड दिया रहेगा, मतलब एवरेज दिया रहेगा। मेरी बात आ रही समझ में। क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड तो वहां पे ये वैल्यू कभी नहीं दिया रहेगा, बोलेगा मीथेन का बॉन्ड एनर्जी, मीथेन में जो CH बॉन्ड है उसका बॉन्ड एनर्जी ये है, तुमको अपने से मानना पड़ेगा अरे 4 बॉन्ड तोड़ना है तो इसका 4 टाइम्स। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं, बोलिए। तो बॉन्ड अगर मान लो सिर्फ एक बॉन्ड है तब तो सिंपली बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएट, लेकिन बहुत सारे बॉन्ड है तो क्या करना है, एवरेज लेना है। बहुत सारे बॉन्ड है तो एवरेज लेना है। लिखिए जल्दी से, देखिए अभी जो बताने जा रहा हूं पीछे का रिकैप भी है और
क्वेश्चन करने का एक फाइनल एक्सेस देगा। थर्मोकेमिस्ट्री इन 3 फॉर्मूला पे जरूर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। अगर मान लो A ऑफ A है, B ऑफ B है, C ऑफ C है, D ऑफ D। कहने का मतलब है T इक्वल टू 0 पे मैंने इसके A मोल इसके B लिए 0 0, है ना, और रिएक्शन जब खत्म हुआ तो ये C और D बन गया, ये है। अब समझना A यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ऐसे समझिए, मतलब वो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक एटम है। A कैन बी मीथेन, है ना, B कैन बी H2 या इथीन H2, इथेन, ऐसे हो सकता है। मतलब दे आर मॉलिक्यूल्स, मीथेन O2 CO2 वाटर, ऐसे समझ लो। ये बेंजीन ले लो, ये O2 ले लो, CO2 वाटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे अगर डेटा दिया हुआ है, डेलेज फॉर्मेशन ऑफ ए x1 किलो जूल, ऑब्वियसली ये नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन मैं वैल्यू वहां दिया रहेगा वो रखना, जो नेगेटिव में रहेगा नेगेटिव रखना, किलो जूल पर मोल। उसी तरह से B का कितना, x2, C का x3 एंड D का। फॉर्मेशन का डेफिनेशन पता है बच्चे आपको? अगर कोई टारगेट इक्वेशन है और उसमें फॉर्मेशन का वैल्यूज दिया हुआ है तो इंथैल्पी चेंज का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? टारगेट इक्वेशन है और क्या दिया हुआ है बताओ, बेस्ड ऑन दिस डेटा इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज क्या लिखोगे? डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेल एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। याद आया क्या? ये फाइनल एक्सेस दे देगा अगर ये फॉर्मूला याद है तो यहां लिख दोगे क्या, CX3 DX4, क्योंकि पर मोल C और D का वैल्यू कितना है फॉर्मेशन का, X3 X4, लेकिन C और D बना कितना है, स्मॉल c एंड स्मॉल d मोल, माइनस A ऑफ X1 B ऑफ X2। अब समझे यहां तक? नाउ नेक्स्ट, अगर मान लो ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, दिया है कंबशन ऑफ ए का वैल्यू दिया, ए कंबशन कंबसेबल फ्यूल है, ठीक है, बी भी कंबसेबल फ्यूल है, तब क्या फॉर्मूला लगा देंगे? इसी रिएक्शन का हीट चेंज का क्या फॉर्मूला लगा देंगे? सेम, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, और वैल्यू लिख देंगे कितना, A ऑफ Y1 प्लस B ऑफ Y2, क्योंकि पर मोल ऑफ Y1 एंड Y2 कितना है, पर मोल ऑफ कैपिटल A एंड B क्या है, Y1 Y2, और A मोल ऑफ A B मोल ऑफ B है, माइनस C ऑफ Y3 D ऑफ Y4 होगा। अब देख नया चीज आज सीखोगे, A के पास जितनी भी बॉन्ड है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑल बॉन्ड इन A, वो मान लो दिया हुआ Z1, A में जितने बॉन्ड है सबको तोड़ना है, कितना लगेगा, Z1। उसी तरह से B का मान लो दिया हुआ है Z2, C का G3, है ना, एंड D का Z4। अगर आपको एक टारगेट इक्वेशन दिया है और A B C D में सब में जितने बॉन्ड्स हैं उसका डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है, तब उसी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, एक अगर मीथेन है तो उसमें 4 बॉन्ड है, चारों का वैल्यू Z1 है, लेकिन यहाँ पे मीथेन का हो सकता है कि 5 मोल है। मोल कितना है मीथेन का, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है ना बच्चे। अगर A मीथेन है तो उसमें चारों बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना लग रहा है, Z1, या फिर मीथेन का पर CH बॉन्ड का भी डेटा दिया रहेगा,
ऐसा भी होता है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर a से भी मल्टीप्लाई करो, पता नहीं कितना कनेक्ट हुआ। सो हम तबियत ठीक नहीं है, क्या है? हाँ, जब आ फ्रेश हो गया जल्दी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो जब आ जा फ्रेश हो गया जल्दी से। सुनो, मोमेंटम ब्रेक मत करो, छोड़ो उसको, इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए। मैं यह बोल रहा हूं कि ए, क्या बोला तुम्हें, सुनाई दिया? हाँ तो रेस्ट करो, फिर रेस्ट करो, उधर ही रेस्ट करो, छोड़ दो रहने दो, उसको रेस्ट करने दो। देखो फिर से देखिए यहाँ पे, ए मान लो मिथेन है, उसमें 4 बॉन्ड है ना, तो क्वेश्चन में कभी कभी पूरे चारों बॉन्ड का डेटा नहीं दे रहेगा, सिर्फ एक CH बॉन्ड का डेटा दिया रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे चारों बॉन्ड तोड़ने की बात है ना, तो 4 टाइम्स ऑफ दैट CH बॉन्ड वैल्यू लेना पड़ेगा यहाँ पे, और साथ में अगर 2 मोल मिथेन है तो 8 मोल बॉन्ड हो गया ना, पर मोल 4 है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला एकदम रट लीजिए कि बॉन्ड एनर्जी अगर दिया रहेगा, सेम रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज, अगर फॉर्मेशन वाला डेटा है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने, अगर एबीसीडी कंबसेबल फ्यूल है, कंबसन वाला डेटा है तो ये करने, और यहीं पर एबीसीडी का अगर बॉन्ड एनर्जी वाला डेटा है तो ये करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो यहां क्या लिख देंगे पता है, ए Z1 बी Z2, कंसिडरिंग कि Z1 ए में जितना बॉन्ड है सबका वैल्यू है, अदरवाइज पता चला Z1 के जगह पे नंबर ऑफ CH बॉन्ड इंटू CH बॉन्ड का डेटा रखना पड़ेगा, माइनस C Z3 D Z4। अभी कैसे है उसको मैं 2 तरीके से हमेशा बताता हूं, इसमें भी 2-3 एक्सेस दिया था इक्वेशन लिखकर, फिर मैं वो एक्सेस देता हूं, लेकिन मैं बताऊं बोर्ड पे ऐसा बात लिखा हुआ है जो थर्मोकेमिस्ट्री अपने आप में कंप्लीट कर देता है। एक इक्वेशन, उसका डेटा, और उस इक्वेशन का हीट चेंज कैसे निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसके अलावा जो एक टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है कि 2-4 इक्वेशन ही दिया हुआ है, उसको यूज करके किसी और इक्वेशन का एंथैल्पी निकालना है, वो एक अलग क्वेश्चन है ना। याद करो ना, ऐसा भी टेस्ट में एक आया था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल बताओ, 3 इक्वेशन वहां दिया हुआ था, टेस्ट का एक सवाल था। तो एक सवाल ऐसा भी आता है ना, अगर आपने एरर फाइल अच्छे से बनाया होगा, देखा होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, और उसमें 3 इक्वेशन दिया था, तो आपको क्या करना था, टारगेट इक्वेशन लिखना था और उन तीनों को मैनिपुलेट करके वो लाना था। वहां पे फॉर्मूला नहीं लगता, वहां हेस्लो वगैरह लग जाता है, लॉज ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लग जाते हैं। मेरे बात समझे कैसे क्वेश्चन आएंगे? एक टारगेट इक्वेशन रहेगा, उसके पीछे डेटा दिया रहेगा, बोलेगा इसका एंथैल्पी चेंज निकालो। दूसरा क्वेश्चन कैसा, एक टारगेट इक्वेशन और 3-4 अदर इक्वेशंस भी दिए होंगे, बोलेंगे कि टारगेट इक्वेशन का हीट चेंज निकालो यूजिंग द अदर थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, एक वो क्वेश्चन होता है। दिस इज ऑल अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री। इसके अलावा 20 डिफिनेशन रटा होना चाहिए, जो 15-20 डिफिनेशन है वो रटा होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स यहीं पे सम अप हो जाता है, थर्मोडायनेमिक्स यहां सम अप हो जाता है। लिखिए, देखो एक क्वेश्चन बोर्ड पे है, इस रिएक्शन का हीट चेंज निकालना है, N2 + 3H2 gives twice ammonia एंड कुछ डेटा गिवन भी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N गिवन है, HS बॉन्ड का भी वैल्यू गिवन है, और NH बॉन्ड का भी वैल्यू गिवन है। तो एक तो है कि फर्स्ट मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट मेथड क्या कर लें, फर्स्ट मेथड डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन क्या लिख दे बच्चे, 1 into NN बॉन्ड का वैल्यू दिया हुआ है 945 प्लस इसका कोफिशिएंट 3 है, और HS बॉन्ड का वैल्यू दिया हुआ है 435। ये फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ। रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट में 2 into यही समझना है,
यहीं पे तो थोड़ा ट्रिक है जो एक्सप्लेन करने समय बताया था। एक NH बॉन्ड का वैल्यू है ना, वो 391 क्या वहां लिखा है, टोटल है, क्या लिखा है यहाँ पे 782 ब्रैकेट में, क्या लिख दिया, बॉन्ड NH बॉन्ड लिखा है ना, तो वो एक का है ना वो वैल्यू। 2 मोल अमोनिया में 6 मोल बॉन्ड है NH बॉन्ड, तो यहाँ तो पहले 2 रख दिया, और पर मोल अमोनिया 3 है, और पर मोल का वैल्यू कितना है, यही तो समझना है। इसलिए बोले गलती करो गड़बड़ हो जाएगी। टोटल अमोनिया का वैल्यू थोड़ी दिया, वहां देखो ना डेटा क्या है, वो एवरेज NH बॉन्ड का डिसोसिएशन एनर्जी, समझो प्लीज। अमोनिया 2 मोल बना है, पर मोल अमोनिया 2 मोल NH 3 मोल NH बॉन्ड है, 2 मोल अमोनिया मतलब 6 मोल NH बॉन्ड, और पर NH बॉन्ड वैल्यू कितना है, तो 6 मोल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 into 391. समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये गलती कर देते हैं अभी, अगर सिर्फ ट्वाइस ऑफ 391 रख देते, वो तब रखते जब वहां पे 391 टोटल अमोनिया का वैल्यू होता। क्लियर है। अच्छा, सेकंड मेथड देखो, हमेशा 2 मेथड से सिखाते हैं, तो सेकंड मेथड देखो, N2 गैस 3H2 गैस क्या बन रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है। इस केस में जो हीट रिलीज होगा वही पूछा है आपसे, यही पूछा है ना, यही क्वेश्चन मार्क है, बोलो। अब मुझे बताओ, इसको अगर मैं गैसियस एटम में चेंज करूं, पहले देख लो फिर लिखना, तो हमें कितना एनर्जी लग जाएगा, ΔH1 जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। मॉलिक्यूल से गैसियस एटम बनाना है, कितना एनर्जी लग जाएगा, 1 मोल N2 मॉलिक्यूल से 2 मोल गैसियस एटम बनेंगे, कितना एनर्जी लग जाएगा, 945। अच्छा, यहाँ पर ΔH2 कितना बोले, अगर मान लो 6 मोल H गैस बना देते हैं, 6 मोल गैसियस एटम कैसे बना रहे हैं, 3 मोल H2 मॉलिक्यूल है, तीनों मोल बॉन्ड को तोड़ेंगे ना, एक HH बॉन्ड नहीं तोड़ना है ना, 3 मोल HH बॉन्ड तोड़ने हैं, और पर मोल HH बॉन्ड कितना एनर्जी है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू दीज आर द एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ ब्रेक होने वाली बात है, मॉलिक्यूल से एटम बन रहा है, ब्रेक होने वाली बात है, अरे यस नो। अब ये दोनों जुड़ा और बना दिया मान लो अमोनिया। अब देखो, एटम्स अगर जुड़ के अमोनिया बना रहा है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन वाली बात हो गई ना, बॉन्ड बन रहा है, NH बॉन्ड तोड़ने में अगर इतना लग रहा है, तो NH बॉन्ड जब बनेगा तो इसका नेगेटिव रिलीज होगा, अरे बोलो, एक NH बॉन्ड बनने में कितना एनर्जी, सॉरी ब्रेक करने में कितना चाहिए, लेकिन इस डायरेक्शन में क्या NH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बना रहे हैं, और कितना बॉन्ड बना दिया यहाँ पर, 6 बॉन्ड बनाया ना, तो 6 इंटू -391, बोलो क्यों ऐसा किया, समझ में आया। एक तो बच्चा फॉर्मूला से बना ले, और एक है कि एकदम ट्रेडिशनल मेथड से सीख कि देखिए ये हो रहा है। अब बताओ, इनडायरेक्ट पाथ में जो एनर्जी चेंज होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी चेंज इन डायरेक्ट पाथ, डायरेक्ट पाथ में एनर्जी चेंज है डेल्टा H, इनडायरेक्ट पाथ में दिस प्लस दिस प्लस दिस ΔH1, यही तो हेस्लो है, बार बार इससे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। अब यहाँ पे सॉल्व करके देखो कितना हो गया, 495 प्लस 3 इंटू 435 माइनस 6 इंटू 391, देखो तो वही आ रहा है जो ऊपर लिखा था, जो फॉर्मूला से लिखा था वही लिखा है कि नहीं नीचे, जो फॉर्मूला से लिखा है वही तो नीचे लिखा है ना, क्या डायरेक्ट पाथ में जो एनर्जी चेंज है वो इनडायरेक्ट पाथ में एनर्जी चेंज के समेशन के बराबर होगा। इनडायरेक्ट पाथ में एनर्जी चेंज ΔH1 ΔH2 ΔH3, ΔH3 नेगेटिव कैसे लिख दिया डेटा से, क्योंकि NH बॉन्ड बनने में तोड़ने में इतना चाहिए, यहाँ एटम से बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, और एक NH बॉन्ड नहीं बना है, 6 NH बॉन्ड बना है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन है, 2 मोल अमोनिया बना है। अब तुम डिसाइड करो इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे करना है, इससे भी करना है तो ये 3 नहीं भूल जाना,
दो तो दिख रहा है यहाँ पे, पता चला तूने वही डाटा रख दिया, वो 3 भूल गए। टोटल बॉन्ड रखना है ना, सारे बॉन्ड जो तोड़ रहे हो जोड़ रहे हो सबका वैल्यू चाहिए, एक भी बॉन्ड मिस नहीं होना चाहिए, तब आएगा हीट ऑफ रिएक्शन। यहाँ जितने बॉन्ड टूट रहे हैं और बन रहे हैं उस सब का समेशन ही हीट ऑफ रिएक्शन है। आपको याद करो बहुत पहले थर्मोकेमिस्ट्री जब स्टार्ट किया था तो वहां पे ये लाइन बोला था कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट, बहुत पहले, एंड एनर्जी रिलीज व्हेन न्यू बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, एंड दैट्स व्हाई इन एनी केमिकल रिएक्शन ईदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिलीज, क्योंकि जो रिक्वायर्ड और रिलीज है उसका समेशन ही तो हीट ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ वो एग्जैक्ट कर रहे हैं जो शुरू में बात किया था कि एनर्जी जितना तोड़ने में लगा और जितना नए बॉन्ड बनने में रिलीज हुए उसका समेशन ही उस रिएक्शन का हीट चेंज। क्लियर हो रहा है? इससे अच्छा क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, समझे? एक क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू से करता हूं, इसके बाद एक और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं फिर बोल रहा हूं थर्मोकेमिस्ट्री अब आपके हवाले। आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ये वैसे ही चलेगा जैसे आपने नेमिंग किया था, और नेमिंग नहीं किया है तो उसमें डाउट अभी पूछते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्वेश्चन करें? क्या कौन सा मेथड सही लग गया इस क्वेश्चन के लिए? फॉर्मूला सही करना है। ये तोड़ जोड़ वाला बात नहीं समझ में आया आप लोगों को? इस मेथड से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता। कितने बॉन्ड टूटे, कितने बने, फॉर्मूला में हो सकता है तुम 3 मिस कर दो, यहां से सब दिखेगा क्रिस्टल क्लियर, कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, इतने बन रहे हैं। सीख रहे हैं? ये क्वेश्चन देखो नीट में आया हुआ सवाल है, देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं इसको। क्वेश्चन इज लाइक, ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्लास का, ठीक है? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 y2 and xy are in ratio 1:0.5:1. Delta H formation of xy minus 200 kilojoule per mole. Calculate bond dissociation energy of x2. Options are 200 kilojoule per mole, 100 kilojoule per mole, 800 kilojoule per mole, and the option is 400 kilojoule per mole. क्या क्वेश्चन समझा पाया मैं? देता हूं। सबसे पहले तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन जो डेटा दिया है उसका इक्वेशन लिखो, तब सॉल्व होगा। बताओ इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा? सर आप 2 मिनट वीडियो पॉज कर सकते हो, हैव योर मोमेंट। अभी ये बताओ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख पाओगे? तो मैं इक्वेशन लिख के बता देता हूं। आपको प्रोडक्ट का 1 मोल ही रखना है ना? XY 1 मोल ही रखना है, ठीक है? और बनाना है हाफ ऑफ x2 से हाफ ऑफ y2 से, क्योंकि x और y का स्टैंडर्ड फॉर्म तो तुम्हें दिया नहीं क्वेश्चन में, तो मानना है x2 y2 ही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वही कितना है? 200। ये हीट ऑफ रिएक्शन है, बोलो यहां तक समझ रहे हैं? इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना हीट ऑफ फॉर्मेशन में ही समझाया था, आपको याद होगा, बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे उसमें। अब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसको डबल कर देना, x2 नहीं भी करोगे तो भी बन जाएगा, समझ गए? लेकिन चलो ऐसा कर दिया कि फ्रैक्शन पे काम नहीं करनी पड़ेगी, चलेगा? पर मोल अगर xy बन रहा है 200 रिलीज हो रहा है तो 2 मोल में कितना रिलीज हो जाएगा? 400।
अब देखो इसी रिएक्शन का हीट चेंज बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे क्या लिखोगे? सेम रिएक्शन का हीट चेंज, ये तो रिएक्शन का हीट चेंज दे ही दिया है क्वेश्चन में, इस रिएक्शन का हीट चेंज तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन सेम रिएक्शन का हीट चेंज बॉन्ड एनर्जी वाला डेटा से क्या लिख दोगे? तो मान लेते हैं इसका x है तो इसका x/2 होगा। x बॉन्ड तोड़ने में कितना लगा? क्योंकि रेशियो दिया हुआ 1:5:1। y बॉन्ड तोड़ने में कितना लगेगा? और xy के पर बॉन्ड तोड़ने में कितना लगेगा? x ही लगेगा। तो देखो बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू x के फॉर्म में है, तो यहाँ पे देखो पहले 1 into x प्लस 1 into x/2, क्यों? रिएक्टेंट का यही लगा ना, एक मोल XX बॉन्ड तोड़ना है तो x लगेगा, एक मोल YY बॉन्ड तोड़ना है तो x/2 लगेगा, स्मॉल x माना है उसको, कैपिटल X है, चलेगा। माइनस कितने मोल XY बॉन्ड बनाए हैं? 2 मोल और 2 XY बॉन्ड नहीं, एक ही है, XY के बीच में एक ही बॉन्ड है, XY के बीच में एक ही बॉन्ड है, 2 into x, वेरी गुड। यहाँ पे इसके बीच में कहा 2 बॉन्ड है, अमोनिया में 3 होता है, यहाँ तो एक ही बॉन्ड है ना। मेरी बात आ रही? बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे हमने बॉन्ड लिख दिया, हीट ऑफ द रिएक्शन, और उसी का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही है। अरे बॉन्ड एनर्जी से जो आएगा वो तो डायरेक्टली गिवन है, तो इसको किससे इक्वेट करें? -400 से। क्या मिलेगा इधर? 3x बाई -400 इक्वल टू 3x/2 माइनस 2x, राइट? x और x प्लस 2 ना, तो इधर कितना आ गया सॉल्व करके? -x/2, x कितना आ गया? 800। अरे ऐसे भी आंसर पॉजिटिव आएगा ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा है आपको x2 का, तो जो x है वही तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 है, तो आंसर क्या हो गया? ये आपका नीट का सवाल है, और इस लेवल का सवाल अगर आप नहीं कर पा रहे तो थर्मोकेमिस्ट्री गड़बड़ है, फिर आपको वो लेवल लाना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके। सो नाउ ऑनवर्ड थर्मोकेमिस्ट्री आपके हवाले। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मुझे नहीं समझ में, एक बार समझा दीजिए, तो डेफिनेटली आई विल डू दैट, बट लेक्चर नहीं होगा, अलग से डाउट सेशन वगैरह रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंट्रोपी शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।